जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी की मजबूरी और भरोसे का नहीं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी व्यक्ति की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना गलत ही नहीं बल्कि नैतिकता के विरोध में भी है। अगर कोई भी व्यक्ति परेशान मजबूर है तो हमें उसकी मजबूरी का लाभ उठाने की बजाय उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। याद रखें, बुरे वक्त किसी पर भी आ सकता है। आज आप जिस व्यक्ति के साथ गलत कर रहे हैं, कल आपके भी साथ कोई गलत कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने शौक से मजबूर नहीं होता। ये तो हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। कोई व्यक्ति नौकरी पाने के लिए मजबूर है तो कोई पैसों के लिए मजबूर है। ऐसे में अगर हम उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएं, यानी उनको वो काम करने के लिए मजबूर करें जो वह करना ही नहीं चाहते, तो ऐसे में हम न सिर्फ उस व्यक्ति के मन में घृणा उत्पन्न कर रहे हैं बल्कि सभ्य समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हमें ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। आज की इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका सीधा संबंध हमारे आज के समाज से है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि लोग किस प्रकार मजबूर व्यक्ति की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, और कहानी के अंत में हम आपको इस कहानी से मिली सीख के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में रमेश और शोभा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था जिनका नाम रोहन था। रमेश और शोभा गरीब होने के बावजूद भी अपने बेटे की हर इच्छा को पूरा करते थे। उस गांव में नारायण दास नाम का एक बहुत ही अमीर जमींदार रहता था। वह गांव में सबसे अमीर था, लेकिन नीयत का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक दिन नदी के किनारे शोभा पानी भरने गई, तब उस जमींदार की नज़र शोभा पर पड़ी और वह उसे पसंद करने लग गया। उसके दूसरे दिन वह जमींदार शोभा के घर गया और उसके पति रमेश से बोला। जमींदार ने कहा, रमेश और शोभा, तुम दोनों बहुत ही नेक दिल इंसान हो। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे कह देना। वे दोनों जमींदार की इस बात पर खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद रोहन को सीने में दर्द होने लगा और वह बेहोश होकर गिर गया। इतने में शोभा दौड़कर आई और उसे अस्पताल ले गई। जब डॉक्टर ने रोहन का चेकअप किया और रिपोर्ट देखी, तब शोभा से कहा। डॉक्टर ने कहा, रोहन के दिल में छेद है। अगर जल्द ही ऑपरेशन नहीं करवाया तो रोहन मर सकता है। यह सुनते ही शोभा अंदर से टूट जाती है और वह वहीं पर रोने लगती है। शोभा डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप मेरे रोहन की जान बचा लीजिए। आप उसका ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर बोलता है, पहले आपको 1 लाख रुपए जमा करवाने होंगे, तभी आपके बेटे का ऑपरेशन शुरू होगा। आपके बेटे के पास सिर्फ 5 दिन का ही समय है, इसलिए जल्दी पैसा जमा कर दीजिए ताकि ऑपरेशन शुरू हो सके। शोभा, डॉक्टर साहब, इतने पैसे मैं इतनी जल्दी कहाँ से लाऊंगी? आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। लेकिन डॉक्टर बोलता है, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन बिना पैसे के आपके बेटे का ऑपरेशन नहीं हो सकता। इतना सुनते ही शोभा और उदास हो गई और अपने घर वापस आ गई। शोभा ने सारी बात अपने पति रमेश को बताई। रमेश ने, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? मुन्ना रोहन अब कैसा है? शोभा बोलती है, मुन्ने की तबीयत अभी भी बहुत ख़राब है। आप किसी भी तरह 1 लाख रुपये का इंतज़ाम कीजिए, नहीं तो मुन्ना बच नहीं पाएगा। इसके बाद रमेश अपने मालिक के पास जाता है और अपने मालिक से पैसा उधार मांगता है। मालिक बोलता है, देखो रमेश, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। रमेश दुखी हो जाता है और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य कई लोगों से पैसे उधार मांगता है, लेकिन किसी के
पास भी इतना पैसा न होने के कारण कोई भी रमेश की मदद नहीं कर पाता। रमेश खाली हाथ ही घर लौट आता है। रमेश, मुझे माफ़ कर दो शोभा, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाया। यह सुनकर शोभा उदास हो जाती है। तभी उसे अचानक नारायण दास की कही बात याद आती है। उसके बाद शोभा जमींदार के घर जाती है। शोभा जमींदार से कहती है, जमींदार साहब, मेरे बेटे के दिल में छेद हो गया है और जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। जमींदार साहब, आप कृपया करके मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिए, मैं जल्द ही आपका उधार चुका दूंगी। जमींदार बोलता है, तुम्हारे बेटे के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम बिना गारंटी के कैसे दे सकता हूँ? तुम्हें मुझे कुछ देना ही पड़ेगा। शोभा बोलती है, जमींदार साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको 6 महीने में सारे पैसा लौटा दूंगी। जमींदार बोलता है, देखो शोभा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक शर्त माननी होगी। अगर तुम आज के लिए मेरी हो जाओ और मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। शोभा बोलती है, मुझे आपसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो आपके पास मदद के लिए आई थी, लेकिन आप तो बहुत घटिया आदमी निकले। मेरा बेटा अस्पताल में जीवन और मौत के बीच लड़ रहा है और आप इस समय इतनी घिनौनी बात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? जमींदार बोलता है, ऐसी बात है तो चली जाओ यहाँ से। अब मैं देखता हूँ तुम कैसी अपने बेटे का इलाज करवाती हो। शोभा गुस्से से जमींदार के घर से चली आई और अपने बेटे को घर पर देखकर हैरान हो जाती है। शोभा बोलती है रमेश से, आप रोहन को घर क्यों ले आए? इसे तो अभी अस्पताल में होना चाहिए। रमेश बोलता है, पैसा ना होने के कारण डॉक्टर ने रोहन का इलाज नहीं किया और रोहन को घर पे ले जाने के लिए कहा। इस बात से शोभा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और उसने जमींदार की बात मानने का फैसला कर लिया। उसके पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। शोभा वैसे तो बहुत स्वाभिमानी और इज्जतदार लड़की थी, लेकिन हालातों के आगे उसे झुकना पड़ा। शोभा जमींदार के घर गई। शोभा जमींदार से बोली, जमींदार साहब, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर है। जमींदार कहा, हा हा हा, देखा, मुझे पता था तू जरूर आएगी। इसके बाद जमींदार ने शोभा की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ यौन संबंध बनाया। शोभा बोली, जमींदार साहब, आपने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया, अब तो मुझे पैसा दे दीजिए। जमींदार बोला, अरे तू पागल तो नहीं है? इतनी बड़ी रकम अभी कैसे दे सकता हूँ? 2 हफ्ते बाद आकर पैसे ले जाना। और हाँ, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसके बारे में किसी को बताना मत। बताना अगर तुम यहाँ से जाओ। शोभा बोली, जमींदार साहब, ऐसा मत कीजिए, 2 हफ्ते तो बहुत दूर है। इतने दिनों में तो मेरा बेटा मर जाएगा। कृपया करके मुझे पैसा दे दीजिए। जमींदार ने ज़बरदस्ती शोभा को बाहर निकाल दिया। शोभा बहुत रोने लगी। तभी राह से गुजर रहे एक भले व्यक्ति की नज़र शोभा पर पड़ी और शोभा को रोते देखकर उसके पास वो भला व्यक्ति आया और पूछने लगा। आदमी बोलता है, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? उसके बाद शोभा ने उसे सारी बात बताई। वो आदमी, बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक एनजीओ का मेंबर हूँ और हमारे एनजीओ में दिल के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। हम आपके बेटे का इलाज मुफ्त में करा देंगे। शोभा इस बात से बड़ी खुश होती है और उस व्यक्ति को धन्यवाद कहते नहीं थकती। उसके बाद वो आदमी रोहन को
अस्पताल ले जाता है और मुफ्त में इलाज करा देता है। कुछ दिनों बाद रोहन बिल्कुल ठीक हो जाता है। अपने बेटे को स्वस्थ देखकर शोभा बहुत खुश हो जाती है। शोभा आदमी से बोलती है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब, आप ना होते तो मेरा बेटा आज जिंदा ना होता। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी। आदमी बोलता है, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है बहन जी। वैसे इस गांव में हमारे एनजीओ का एक और मेंबर नारायण दास भी रहे हैं, आपने उससे मदद क्यों नहीं मांगी? उस आदमी की इस बात से शोभा हैरान हो जाती है कि वही जमींदार एनजीओ का मेंबर है। इसके बाद शोभा ने उसे जमींदार की सारी सच्चाई बताई, उस आदमी को बताई। आदमी को बहुत गुस्सा आया और पुलिस लेकर नारायण दास को गिरफ्तार करवाया। अब शोभा और उसका पति रमेश अपने बेटे रोहन के साथ बहुत खुश रहते हैं। तो इस कहानी से ये निष्कर्ष निकला है, इस कहानी के जरिए हमें आपको ये बताना चाहते हैं, इस कहानी के दो पहलू हैं, साफ साफ आपको दिख रहे हैं। किसी व्यक्ति ने किसी के साथ बुरा किया है तो निश्चित रूप से उसके साथ भी बुरा होगा। यह कहानी सिर्फ कहानी ही नहीं है, बल्कि इस कहानी ने हमारे समाज के दोनों पहलुओं को दिखाया है। एक को नारायण दास जी को, जो शोभा के गांव का होकर भी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और उसके साथ घिनौना काम करता है, जिसके लिए बाद में उसे सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर एक अजनबी व्यक्ति ने, जिसने शोभा को इतनी मदद की, उसकी सारी समस्या हल हो गई। अब फैसला आपके ऊपर है, आपको क्या बनना पसंद है? क्या आप बनना पसंद करोगे नारायण दास या फिर वो अजनबी व्यक्ति? किसी की और किसी का बुरा खुद का कभी भला नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति आपके पास मदद मांगने आए तो आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। आपको नहीं पता कि वो व्यक्ति किस हालत में होकर, इसलिए जहाँ तक संभव हो लोगों की मदद कीजिए।